हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली हमारी यूनिट चल रही है, जिसमें हमने 7 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं और हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। यूवी वाला हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया, आईआर पढ़ रहे हैं, जिसमें आईआर में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है इससे पिछले वाला, ये 7 लेक्चर नहीं देखे, उनको देख करके आए फिर इस लेक्चर पे आए। लेक्चर कहाँ मिलेंगे? लेक्चर मिलेंगे प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, उनको आप देखेंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पूरी यूनिट में पढ़ा रहा हूँ, नोट्स भी दूंगा, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, तो सपोर्ट एंड शेयर करना तो बनता है, ठीक है। तो आईआर में हमने एक लेक्चर कर लिया है, स्पेक्ट्रो का ही सेकंड पार्ट। एक पार्ट तो यूवी एंड विजिबल, सेकंड है आईआर। सेकंड ईयर में दोनों ही है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसको भूल जाओ अभी, ये क्या है देखो। कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल है, ये इस पे क्या डाली जा रही है? विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जा रही है। लैंग्वेज अपने मन से लिखनी है, मतलब भाई सीधी सी बात है, रटनी नहीं है। मैं बनी आपको नोट्स दूंगा, इस यूनिट कंप्लीट हो जाएगी जब हम पीडीएफ डालेंगे, ठीक है। इस पर क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती है, यही हम पढ़ रहे हैं जब से। तो क्या होता है मॉलिक्यूल में? 3 प्रकार की मोशन हो सकती है। या तो उसमें क्या होगा? संक्रमण। क्या होगा भाई? संक्रमण होगा। या उसमें क्या होगा? घूर्णन। या उसमें क्या होगा? कंपन। क्या बोलेंगे हम कि जब किसी अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती हैं तो उसमें 3 प्रकार की गतियां या मोशंस, इनको हम क्या कह रहे हैं? 3 प्रकार की गति संभव होती है। या तो संक्रमण, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं, जो हमने यूवी एंड विजुअल में पढ़ा था, ठीक है। घूर्णन, जिसको हम रोटेशनल बोल सकते हैं। और कंपन को क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल, ठीक है। तो जब किसी अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती है तो उसमें 3 प्रकार की गतियां हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। 3 प्रकार की गतियों के नाम लिखेंगे भाई। संक्रमण गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, कंपन गति हो सकती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है, क्या होगी वो? 3n। 3 प्रकार की गतियां हो सकती हैं टोटल। तो किसी भी अणु की स्वतंत्रता की कोटि क्या होगी? 3n होगी। यहाँ वेयर इज n? n क्या है? n यहाँ पर अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, एटम इन मॉलिक्यूल, अणु में उपस्थित परमाणु कि उस अणु में कितने परमाणु हो, परमाणु की संख्या, ठीक है। तो हमने क्या बात की, हम क्या लिखेंगे कि भाई आपको क्वेश्चन आएगा स्वतंत्रता की कोटि समझाइए, तो आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी अणु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण डाली जाती हैं तो उस अणु में 3 प्रकार की गतियां संभव होती हैं, संक्रमण गति, घूर्णन गति, कंपन गति। इट मीन्स या अर्थात किसी भी अणु की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3n, ऐसे लिखेंगे आप। और लिखेंगे n बराबर यहाँ पर क्या है? अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, कितने परमाणु होंगे इसमें? 3। तो 3 आएगा इनका मान। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी? 9 आएगी, ठीक है। इसमें क्या, अणु की आकृति के आधार पर ये जो गतियां इनको निकालने के फॉर्मूले हैं, कौन किसके आधार पर? अणु की आकृति के आधार, अणु की आकृति के आधार पर स्वतंत्रता की जो कोटि हैं या गतियां इनको निकालने के फॉर्मूले हैं। मॉलिक्यूल यहाँ तो क्या होगा? लीनियर होगा, रेखीय जिसको हम बोल सकते हैं, या क्या होगा? अरेखीय। तो क्या होगा? 2 भागों में बांटा गया है। या तो मॉलिक्यूल क्या होगा? रेखीय, या क्या होगा? अरेखीय या अरेखीय, ठीक है, अरेखीय। देखो ये याद रखना, संक्रमण गति और घूर्णन गति, ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल, ये फिक्स होती हैं। रेखीय मॉलिक्यूल में इनकी संख्या होती है 3 संक्रमण की, और इसमें भी कितनी होती है? 3। घूर्णन की संख्या रेखीय में होती है 2 और इसमें कितनी होती है? 3। तो कंपन कितना आ जाएगा?
कंपन का फॉर्मूला, क्योंकि थ्योरेटिकल तो हमको लिखना पड़ेगा। टोटल कितनी है 3n, इन दोनों को जोड़ो कितना आया ये 3 और 2, संक्रमण कितना 2, घूर्णन कितना, मतलब संक्रमण तो 3, नॉन लीनियर में भी कैसा 3, अरेखीय अणु में भी 3 होगा और रेखीय में भी 3 होगा। घूर्णन रेखीय में कितना होगा 2 और अरेखीय नॉन लीनियर में कितना होगा 3, तो 3 और 2 5। अगर रेखीय के लिए बात करें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3n, तो 3n में से कितने घट जाएंगे 5, तो क्या आ जाएगा 3n माइनस 5। इससे हम कौन सी गति निकाल सकते हैं, कंपन गति निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा अभी मैं एग्जांपल से कराऊंगा। ये 3 और 3 6, तो टोटल कितना है 3n। इसके लिए कंपन का फॉर्मूला क्या आएगा 3n माइनस 6। तो कंपन गति या वाइब्रेशनल मोशन निकालने के लिए रेखीय का फॉर्मूला तो क्या है 3n माइनस 5 और अरेखीय नॉन लीनियर का फॉर्मूला क्या है 3n माइनस 6। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम जो आप आगे चल के देंगे बीएड करके टीचर्स वगैरह का, वहाँ पूछ लेता है कि रेखीय मॉलिक्यूल में संक्रमण और घूर्णन कितने होते हैं। तो देखो संक्रमण या ट्रांजिशनल तो दोनों में ही 3-3 होते हैं, लेकिन घूर्णन कितने होते हैं इसमें रेखीय में, लीनियर मॉलिक्यूल जैसे CO2 अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, तो उसमें ये घूर्णन तो 2 होते हैं और नॉन लीनियर में कितने होते हैं 3 होते हैं। तो वाइब्रेशनल का फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपन में तो 3n माइनस 5 और अरेखीय में या नॉन लीनियर में क्या बनेगा 3n माइनस 6। तो आप इसको लिखो, फिर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल कराता हूँ इसके, आप इसको लिखो एक बार। ठीक है, लिख लिया। अब देखो एग्जाम्पल देखो आप, नीचे वाला याद रखना, लिख लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद एग्जाम्पल देख। यहाँ से सीधा पूछेगा आपसे, अगर आप बीएससी की बात करें तो स्वतंत्रता की कोटियाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है समझाइए, तो क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया डाली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसमें 3 प्रकार की क्या होती हैं गतियाँ होती हैं, वो तीनों लिख देंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है वो लिख देंगे 3n। एग्जाम्पल देखो CO2 मॉलिक्यूल, इसमें अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है तीनों, वो कितनी होंगी ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। सबसे पहले CO2 की आकृति कैसी होती है, रेखीय मॉलिक्यूल है। कैसा है ये, रेखीय, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, ये रेखीय रेखीय कैसे पता लगेगा, तो फर्स्ट ईयर में हमने संकरण पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो हमारे फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियो हैं हाइब्रिडाइजेशन के, उसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में दे रखा है प्लेलिस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे पता होगा आप लोगों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। CO2 कैसा होता है, रेखीय होता है। तो रेखीय होगा तो वाइब्रेशनल या कंपन वाले निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कंपन गतियाँ जिनको हम वाइब्रेशनल बोल रहे हैं। सबसे पहले टोटल निकालेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, स्वतंत्रता की कोटि, कितना होगा, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है 3n। n यहाँ पर क्या है, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु हैं 3, 2 तो ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा 3 गुणा 3, कितना आ जाएगा 9। तो आप निकाल सकते हैं क्या वाइब्रेशनल या कंपन, क्या फॉर्मूला था अभी बताया था, रेखीय के लिए 3n माइनस 5, यही था ना, अरेखीय के लिए 3n माइनस 6। तो 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 5, तो कितना है 3 और 3 9, 3 3 9, 5 गए तो 4, ये 4 कौन आई वाइब्रेशनल। क्यों आई 4 वाइब्रेशनल, क्योंकि टोटल कितना है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, रेखीय अणु होते हैं, उनमें वो कितना होता है, संक्रमण वाली कितनी होती है, ट्रांजिशनल वाली, आप बोलेंगे सर 3, ये तो दोनों में 3 होती है, और घूर्णन वाली कितनी होती है रेखीय में, कितनी होती है 2, तो 3 और 2 5, और वाइब्रेशनल कितने आए 4, तो 3 और 2 5 और 4 9, टोटल कितना दे रखा है 9 दे रखा है कि नहीं दे रखा। एक एग्जाम्पल और देखो, इसको लिख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो, मैं मिटा के फिर दूसरा एग्जाम्पल करा, एक नॉन लीनियर वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं। वीडियो को पॉज, क्योंकि मैं रुकूंगा ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग हो जाएंगे परेशान, इसीलिए शॉर्ट एंड स्वीट और बेहतर आप लोगों के लिए, जल्दी से ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि आप बहुत बिजी लोग हैं दुनिया में, पढ़ने में किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, और सफल होना ही चाहते हैं, पैसा कमाना ही चाहते हैं। एक मॉलिक्यूल लेते हैं NH3, NH3 में निकालते हैं। देखो NH3 है ना, अरेखीय मॉलिक्यूल है, अरेखीय,
इसकी आकृति की अगर हम बात करें तो पिरामिड नुमा होता है। कैसा होता है? पिरामिड नुमा या पायरामिडल। ठीक है, तो कुल मिला के रेखीय नहीं है, अरेखीय है। ठीक है, अगर संकरण की बात करें तो इस पर sp3 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते हैं। आप इतना याद रखें। सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे। पहले तो n की वैल्यू, n कितना होगा इसमें? 4, 3 तो हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन, तो अणु में उपस्थित परमाणु कितने? n। स्वतंत्रता की कोटि कितनी आएगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप तो पूरा ही लिखेंगे, एग्जाम्पल जब हम करके दिखाएंगे उसमें, क्योंकि थ्योरेटिकल है। तो स्वतंत्रता की कोटि फॉर्मूला क्या होता है? 3n-6 या 3n-5। नॉन लीनियर के लिए या एरे के लिए 3n-6, तो वही 3 × 4 - 6, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 4। कितना आ जाएगा? 4 थी 12 और 6 चले जाएंगे 12 में से, तो 6 आ जाएगी। ठीक है, टोटल तो आई, ये क्या है? ये तो टोटल नहीं है, ये वाइब्रेशनल निकाल दी मैंने। ठीक है, कंपन वाली, क्योंकि कंपन का फॉर्मूला ये होता है। टोटल कितनी आएगी? कुल स्वतंत्रता की कोटि, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3n। तो 3n का मतलब 3 × 4 मतलब 12, और ये फॉर्मूला किसका है? वाइब्रेशनल का, 3n-6। तो कितनी आ गई? 6 आ गई। तो 12 टोटल है, वाइब्रेशन कितनी आ गई? 6। क्यों आई होगी 6? क्योंकि ट्रांजिशनल कितनी होती है, जिसको हम संक्रमण कह रहे हैं, 3 होती है। वो तो दोनों में अरेखीय और रेखीय में। और कौन सी थी? घूर्णन, जिसको हम रोटेशनल कहते हैं, वो भी कितनी होती है अरेखीय में? 3। तो 3 और 3 6, और 6 ही क्या आएगी? वाइब्रेशनल आ गई। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 12, क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है निकालने का फॉर्मूला क्या है? 3n है। ठीक है, तो आप खुद से भी ट्राई करेंगे। H2O में निकाल सकते हैं। H2O भी अरेखीय होता है। H2O में कितने हैं? 3 परमाणु हैं, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? स्वतंत्रता की कोटि 3 × 3, तो 3 3 आगे 9। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा? वही 3n-6 लगेगा। तो n की वैल्यू 3 रख देंगे H2O में, 3 3 आगे 9 में 6 गए, तो 3 आएगा वाइब्रेशनल। ठीक है, क्योंकि 3 3 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अरेखीय में ये भी 3 होता है और ये भी 3 होता है। तो H2O का आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बस आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अरेखीय है कि रेखीय। लीनियर होगा तो 3n-5 फॉर्मूला लगेगा वाइब्रेशनल के लिए, अरेखीय होगा तो 3n-6। रेखीय अरेखीय दोनों में ट्रांजिशनल या संक्रमण तो 3 3 ही होते हैं। रेखीय में घूर्णन, रोटेशनल 2, और अरेखीय में 3 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लो, फिर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, तो एक बहुत बढ़िया टॉपिक, हुक्स लॉ या हुक का नियम। ये क्या कहता है? डेफिनेशन पढ़ लेना, मैंने बोर्ड पे लिख दिया टाइम बचाने के लिए। ये कहता है कि कोई भी, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है XY, या CH बॉन्ड है या CO बॉन्ड है, क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे कैसे बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध नॉन मेटल के बीच में बनता है, अधातु अधातु। तो कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। ठीक है, P ब्लॉक के ज़्यादातर एलिमेंट नॉन मेटल या अधातु हैं। तो ठीक है, ऑर्गेनिक में कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। तो ये क्या कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है या जो बंध है दोनों परमाणुओं के बीच में, उसको स्प्रिंग मान करके, ये माना जाता है कि स्प्रिंग की तरह वो तन रहा है। हमने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, कंपन, तनन कंपन, बंकन कंपन। नहीं पढ़े तो जाके देखें पिछला लेक्चर। तो उसको स्प्रिंग मानकर उसकी क्या है? तरंग संख्या या आवृत्ति की उन्होंने क्या की है? मान ज्ञात की है। तो डेफिनेशन हम क्या लिखने वाले हैं कि वह नियम जिसकी सहायता से किन्हीं दो परमाणुओं के बीच बने बंध, और बंध के कोष्टक में मैंने क्या लिखा है? सहसंयोजक बंध। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में किस बंध की बात होती है? सहसंयोजक की, कोवेलेंट की, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन होंगे, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, यही सारे बॉन्ड होंगे, और सभी नॉन मेटल हैं, अधातु हैं। और अधातु अधातु के बीच में कैसा बंध बनता है? सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जिसकी सहायता से उन दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को स्प्रिंग मानकर उनकी क्या निकाली जाती है? कंपन की आवृत्ति या तरंग संख्या सेंटीमीटर इनवर्स में निकाली जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है हुक्स का, न्यू बार बराबर अंडर रूट, बस हमको ये याद रखना है, 2πc अंडर रूट k अपॉन म्यू, ये फॉर्मूला है। हुक्स लॉ का क्या फॉर्मूला है? न्यू बार बराबर वही तरंग संख्या 1/2πc k अपॉन म्यू अंडर रूट में। यहाँ k क्या है? k है दृढ़ता नियतांक। ठीक है, बल नियतांक भी कहते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसा ना समझें, मैं दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ।
सॉरी, क्या है? दृढ़ता या बल नियतांक। और ये क्या है? ये है रिड्यूस मास, समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान। समानीत द्रव्यमान क्या होता है कि दो परमाणु होंगे कोई भी एक्स वाई, उनके बीच में जो बंध है उसी की तो वो निकाल रहे हैं तरंग संख्या। तो उसके इसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पहले परमाणु का द्रव्यमान इंटू दूसरे परमाणु का द्रव्यमान बटे पहले और दूसरे परमाणु के द्रव्यमान या मास का क्या योग, m1 m2 m1 प्लस m2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। म्यू की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे समानीत द्रव्यमान की, तो क्या होगा? इसको पुट करेंगे तो m1 प्लस m2 ऊपर चला जाएगा और m1 m2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, देखो इससे दो चीज़ आई। क्या आया कि जो तरंग संख्या है वो √k के तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो तरंग संख्या जिसको हम निकालेंगे सेंटीमीटर इनवर्स में होती है वैल्यू, वो समानीत द्रव्यमान या द्रव्यमान की कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टी है। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट जो होता है बल नियतांक किसी भी बंध की दृढ़ता को बताता है। किसको? दृढ़ता को। ठीक है, कि जितना ज़्यादा मजबूत बंध होगा तरंग संख्या का मान है आवृत्ति का मान उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। जबकि समानीत द्रव्यमान इस फॉर्मूले से MTR, मुझे तो रटो, न्यू बार बराबर, ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पर क्या है? दृढ़ता नियतांक। ये क्या? समानीत द्रव्यमान। फॉर्मूला क्या? m1 m2 m1 प्लस m2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पुट करके नीचे तो कौन आ जाएगा? m1 m2 m1 प्लस m2 ऊपर पहुँच जाएगा। C क्या है? प्रकाश का वेग है। तो तरंग संख्या है आवृत्ति जिसकी हम वैल्यू कर रहे हैं वो फोर्स कांस्टेंट है, दृढ़ नियतांक है, बल नियतांक है, तो समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। और इसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो दृढ़ता के बढ़ने पर, क्योंकि किसको शो करता है? दृढ़ता को, या मतलब मजबूती को शो करता है। जितना ज़्यादा मजबूत बंध होगा इसका मान उतना ही क्या होगा? तरंग संख्या का मान उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों होगा? कि बंध मजबूत होगा तो तरंग संख्या है आवृत्ति ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि बंध मजबूत होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना कंपन कराने के लिए। IR में क्या होते हैं? कंपन होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और हमको पता है कि एनर्जी और आवृत्ति एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो एनर्जी बढ़ेगी तो आवृत्ति अपने आप ही बढ़ेगी जब बंध कैसा होगा? मजबूत होगा। ठीक है, तो दो कंक्लूजन आए, इनको लिखेंगे कि जो बंध की मजबूती है, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ मैं, आप लिख सकते हैं कि बंध की मजबूती या दृढ़ता बढ़ने पर जो तरंग संख्याएं आवृत्ति के जो मान हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें मैं आपको। C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, इनके हम तरंग संख्या के मान देखें तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट रटने हैं, लगभग पता होना चाहिए। इसका तो आता है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आता है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स, और C ट्रिपल बॉन्ड C का आता है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो तरंग संख्या के मान बढ़ रहे हैं क्योंकि बंध की दृढ़ता बढ़ रही है। यहाँ तो क्या सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, और यहाँ कैसा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। भाई कहीं एक लाठी है, एक जगह दो लाठी, एक जगह तीन लाठी, तो किनको तोड़ना कठिन है? तीन लाठियों को। तो ज़्यादा दृढ़ कौन सा होगा? ये वाला। तो इसकी तरंग दैर्ध्य का मान, मतलब वो आवृत्तियाँ तरंग संख्या का मान भी कैसा आएगा? तरंग दैर्ध्य नहीं, तरंग संख्या का मान भी कैसा आएगा? ज़्यादा, क्योंकि दृढ़ता समानुपाती किसको दर्शाता है? दृढ़ता को। तो ये ज़्यादा होगा। अगर बंध मजबूत होगा तो तरंग संख्या का मान भी ज़्यादा होगा। सेकंड क्या है? समानीत द्रव्यमान, कि यदि परमाणुओं का द्रव्यमान कैसा होगा? परमाणुओं का द्रव्यमान या मास जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे इस पूरी वाली टर्म को? कि भाई बंध की सामर्थ्य बढ़ने पर तरंग संख्या का मान बढ़ता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख देंगे ऐसे करके, ये पहले लिखना ही है। और परमाणुओं का मास बढ़ने पर क्या होता है? जो तरंग संख्या है, ये आवृत्ति है या न्यू बार का जो मान है वो क्या होगा? कम होता है। क्यों? क्योंकि समानीत द्रव्यमान और तरंग संख्या इस फॉर्मूले से कैसे एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? जैसे आप बात करें CH बॉन्ड और CC बॉन्ड, तो CH बॉन्ड की तरंग संख्या होती है लगभग, ये होती है 3000 के आसपास, 3000 सेंटीमीटर के आसपास, और CC की होती है 1200। अभी अभी देखा ना C सिंगल बॉन्ड C की कितनी होती है? 1200। तो किसकी ज़्यादा है? CH बॉन्ड की, क्योंकि CH बॉन्ड में एक कार्बन और एक कौन है? हाइड्रोजन है।
जबकि यहाँ दोनों कार्बन है, तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है? कार्बन कार्बन का, क्योंकि कार्बन का 12 और 12 24, यहाँ 12 और हाइड्रोजन का तो 1 होता है। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंग संख्या कैसी होगी? ज़्यादा होगी। ये वाला उसको आप लैंग्वेज की टर्म में पुट कर देंगे। कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए भी है। आपसे पूछेगा हुक्स का लॉ समझाइए, तो आप ये लिख देंगे और 2 पॉइंट इसमें मेंशन कर देंगे और एग्जाम्पल की सहायता से आप समझा देंगे। जैसे मैं लिखता कि सी सिंगल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ, तो किसकी तरंग संख्या है न्यू बार ज़्यादा आएगी? किसकी आएगी? सी डबल बॉन्ड ओ की, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये वास्तव में ही आती है 1300 और ये आती है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो बंद की दृढ़ता बढ़ने पर तो क्या होता है? तरंग संख्या बढ़ती है, और मास बढ़ने पर, रिड्यूस मास इसको कहते हैं, समानी द्रव्यमान बढ़ने पर तरंग संख्या होती है, घटती है। दृढ़ता बढ़ने पर क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमको पता है ज़्यादा बंद मजबूत होगा तो वाइब्रेशन कराने के लिए, कंपन कराने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा और आवृत्ति एक दूसरे के समानुपाती, जितनी ज़्यादा ऊर्जा उतनी ज़्यादा आवृत्ति। तो ये हमारा हुक्स लॉ होता है। इसमें एक टॉपिक और ले रहा हूँ मैं, उसके बाद लेक्चर को मैं क्लोज करूँगा। देखो, एक नया टॉपिक है चयन नियम या सिलेक्शन रूल। आपसे पूछा जाएगा कि चयन नियम समझाइए, आपको ये आएगा केवल। तो देखो, इसमें 2 पॉइंट है, उनको मिला करके चयन नियम कहते हैं। हमने यूवीएच विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, तो उसमें कौन से ट्रांजिशन तो होंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमने पढ़ा था ना, सिग्मा से सिग्मा स्टार, एस से पी, पी से डी। तो कौन से तो अलाउड होते हैं? जो होते हैं अलाउड उनको तो बोलते हैं अनुमत संक्रमण, और जो नहीं होते हैं उनको बोलते हैं प्रतिबंधित या नॉट अलाउड या फॉरबिडन संक्रमण बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें आईआर वाला, कि कौन से मॉलिक्यूल तो आईआर सक्रिय होंगे, मतलब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में परिवर्तन दर्शाएंगे, और कौन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो दर्शाते हैं प्रभाव उनको बोलेंगे आईआर सक्रिय, आईआर एक्टिव, और जो नहीं दर्शाते उनको बोलते हैं आईआर निष्क्रिय या आईआर इनएक्टिव। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर के ही क्या कहते हैं? सिलेक्शन रूल कहते हैं। ठीक है, जैसे निम्न 2 बिंदुओं की सहायता से हम यह निर्धारित किया जाता है कि कौन से संक्रमण तो होंगे या नहीं होंगे, या कौन से अणु या कंपन आईआर सक्रिय होंगे और निष्क्रिय होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चयन नियम। तो पहले हम बात कर रहे हैं अनुमत या प्रतिबंधित संक्रमण क्या है। तो हमको पता है कि क्या होता है यूवी एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि भाई कोई पदार्थ है तो उसमें क्या यूवी रेज डाली जाती हैं, उस पदार्थ पर हम लिखेंगे ऐसे कि किसी पदार्थ या अणु पर परावैंगनी क्षेत्र की विकिरण डाली जाती हैं, जिससे उनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, या क्या होते हैं? केवल संक्रमण। ठीक है, संक्रमण होते हैं उनमें। तो कौन से संक्रमण तो अलाउड होंगे और कौन से नहीं होंगे? तो याद रखो, वे संक्रमण अलाउड होते हैं, अलाउड है, जिनको हम क्या बोलेंगे? अनुमत। जिनमें जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और जहां जा रहा है उनमें सम्मिति क्या होती है? चेंज होती है। आपकी बुक्सों में ऐसा नहीं, मैं थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं। सम्मिति परिवर्तित होती है। सम्मिति क्या होती है? चेंज। सम्मिति का मतलब, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? एस से पी में, तो इसकी गोलाकार और इसकी कैसी डंबलाकार, तो सम्मिति चेंज हुई ना। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। एक एल होती है डेल्टा एल, उसकी वैल्यू होती है +-1। जिसमें ये अंतर आता है ना, वो संक्रमण अलाउ होते हैं। एक तो लाइन लिखेंगे कि अनुमत है प्रतिबंधित संक्रमण में कि यूवी रेज डाली जाती हैं, जिससे संक्रमण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। वे संक्रमण अनुमत होंगे जिनमें सम्मिति परिवर्तित होगी। जैसे एस से पी में जा रहा है तो एस की सम्मिति गोलाकार और इसकी क्या है? डंबलाकार। और जहाँ एल, डेल्टा एल का मान क्या होगा? +-1। डेल्टा एल का मतलब यहाँ पर क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। हमको पता है कि द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, सबके लिए फिक्स है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। किसका? द्विगुणसी क्वांटम संख्या एल का मान। तो इसमें +-1 का अंतर होना चाहिए, मतलब +-1 का अंतर। जैसे एस से पी में गया तो 0 और 1 में 1 का अंतर है, तो ये कैसा होगा? अलाउड होगा। तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, एल यहाँ पर क्या है? द्विगुणसी क्वांटम संख्या। एक तो अनुमत, अनुमत संक्रमण है, जिनको हम क्या कहते हैं? अलाउड। और एक क्या? प्रतिबंधित संक्रमण। फॉरबिडन जिनको बोल सकते हैं।
तो क्या लिखेंगे अनुमत और प्रतिबंधित में कि वे अनुमत होंगे जिनमें सम्मिति क्या होगी, चेंज होगी, अर्थात डेल्टा एल का मान प्लस माइनस 1 होगा। प्लस माइनस 1 का मतलब 1 का अंतर, चाहे ऊपर 2 में से 1 घटाएं चाहे 1 में से 2 घटाएं। एस से पी में गया तो अनुमत होगा क्या, क्योंकि 1 का अंतर है। तो एस से पी में जाता है वो कैसा होता है, अलाउड होता है। पी से डी में देखो, ये भी अलाउड होगा क्योंकि पी से डी में जा रहा है तो दो कॉन्टेक्ट में एक और इसकी दो में से 1 गया तो 1 का अंतर आ रहा है। तो एस से पी, पी से डी या पी से एस, मतलब उल्टा भी हो सकता है। तो ये सारे कैसे होंगे, अलाउड। प्रतिबंधित का मतलब समान से समान में जा रहा है, जैसे एस से एस में जा रहा है तो ये नहीं होगा। पी से पी में जा रहा है ये भी नहीं होगा। एस से डी में जा रहा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि एस के लिए एल का मान कितना है 0 और डी के लिए एल का मान कितना है 2। तो कितने का अंतर आएगा, 2 का, जबकि कितने का अंतर आना चाहिए, प्लस माइनस 1 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, सम्मिति भले ही चेंज हो रही है लेकिन एल का मान, डेल्टा एल का मान प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा, इसीलिए एस से डी में अलाउ नहीं होगा। डी से एफ में अलाउ हो जाएगा क्योंकि 1 का ही अंतर है। पी से डी में हो जाएगा, एस से पी में हो जाएगा। और समान समान में कभी अलाउ नहीं होता, क्योंकि समान समान में तो एल का अंतर कितना आएगा, सम्मिति भी चेंज नहीं होगी और एल की वैल्यू भी कैसी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, उसमें आईआर कौन तो सक्रिय होंगे और कौन निष्क्रिय होंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के ही क्या होते हैं, सिलेक्शन रूल कहलाता है। तो दोनों पॉइंट ऐड करेंगे, इसको लिखो, फिर मैं अगला पॉइंट बताता हूँ आप लोगों के लिए। लिखो इस, देखो अगला पॉइंट, पहला तो क्या था, अनुमत और प्रतिबंधित संक्रमण यूवी वाला। तो कौन से ट्रांजिशन तो अनुमत होंगे जिनमें सम्मिति चेंज होगी या डेल्टा एल या द्विगुणित क्वांटम संख्या का अंतर कैसा होगा, 1 होगा। एस से पी में हो सकता है, पी से डी में हो सकता है, डी से पी में या पी से एस में, डी से एफ में, एस से एस, पी से पी, एफ से अलाउ नहीं होगा क्योंकि उनमें अंतर क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस माइनस 1 का अंतर आना चाहिए। ठीक है, एस से पी में 1 अंतर है, पी से एस में भी 1 अंतर है। तो पहला पॉइंट वो हो गया, तो वो भी एक सिलेक्शन रूल था। सेकंड पॉइंट है आईआर वालों के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर कैसे देखते हैं कौन आईआर सक्रिय होगा कौन निष्क्रिय, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, म्यू से। ये कहता है कि वे अणु जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट। ये किसी भी अणु की पोलरिटी को बताता है। ठीक है, कि भाई ये ध्रुवीय अणु है, प्लस माइनस बन रहे हैं इसमें। जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कहता है कि वे अणु आईआर सक्रिय होते हैं, मतलब वो आईआर या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रति सक्रिय होते हैं। उसमें आईआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसमें सिग्नल दर्शाते हैं। ठीक है, कि भाई इसमें आईआर सिग्नल आएगा। क्या बोलेंगे कि जिन द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर आईआर सक्रिय और निष्क्रिय अणुओं का आकलन किया जाता है। जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, वे आईआर सक्रिय अणु कहलाते हैं। और जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है ना, सब आईआर सक्रिय होंगे। जैसे HCl होगा, HCN, H2O, जो भी पोलर हैं, जिनमें भी पोलरिटी है, जिनमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है, वो सारे कैसे होंगे, आईआर सक्रिय होंगे। एक एग्जाम्पल और लिखो, जैसे इसमें NO2, कितने भी लिख सकते हैं। विषम नाभिकीय अणु सब वही होते हैं, मतलब ध्रुवीय ही होते हैं, जिनमें अलग अलग परमाणु होंगे। विद्युत ऋणात्मक अलग अलग होगी तो प्लस माइनस बनेंगे तो पोल बनेंगे सक्रिय, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। तो जो भी इस तरह के कंपाउंड जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो सारे आईआर कैसे होते हैं, सक्रिय। इसका उल्टा, जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं, डाइपोल स्टेबल डाइपोल मूवमेंट नहीं, मतलब क्या बोलेंगे, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, म्यू इज इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आईआर इनएक्टिव। सक्रिय को क्या कहते हैं, एक्टिव कहते हैं। जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो वहाँ पूछा जाता है कि निम्न में से आईआर सक्रिय अणु कौन है। प्रतियोगी का मतलब नौकरी के लिए जो पेपर देते हैं, और उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। बीएससी तो हमारा करना एक माध्यम है। तो अजय अकेडमी आपको इस तरह नहीं पढ़ा रही है, या नवीन जादव इस तरह नहीं पढ़ा रहा है कि बस बीएससी कर लो। जिसको ललक है कुछ करने की, सीखने की, आगे जॉब पाने की। देखो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा आज के ज़माने में बेरोजगारी का समय है भाई। जॉब पाना है तो किस तरीके से पढ़ाई की जाए शुरू से ही, कि जल्दी अचीवमेंट हो जाए। तो मैंने वो चीज़ें उस दौर से मैं गुजरा हूँ, इसीलिए मैं भाई ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, फ्री में बना रहा हूँ आपके लिए। बस आपको मैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, वो भी इसलिए कि उससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो लोग
जाने की फ्री में भी कोई इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है, तो सारे गरीब जो बच्चे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी लगता था ऐसा कि यार मैं मतलब हमारे पास जो कमियां हैं, हमने कोई कोचिंग वोचिंग नहीं की, तो हम बड़े होकर के ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे जिससे मतलब कोई गांव का बच्चा भी बैठ के पढ़ सकता है, वो भी बहुत अच्छा, जो कोचिंग नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो कोचिंगों में कोई ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि बहुत 30 मार्क का पढ़ा रहे हैं। मैं प्रयास आपको कर रहा हूँ कि कंपटीशन का भी मैं फील दूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन में कैसे आते हैं, निम्न में से IR सक्रिय है, तो सक्रिय कौन होगा, जिनमें डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होगा। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जिनमें 0 होगा वे IR इनएक्टिव होंगे, IR निष्क्रिय कैसे होंगे, IR निष्क्रिय। ठीक है, IR इनएक्टिव, निष्क्रिय को क्या कहते हैं, इनएक्टिव कहते हैं। जैसे जितने भी होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, समनाभिकीय अणु, समान परमाणु, जैसे H2, N2, O2, ये सारे कैसे होंगे, कुछ वैसे एग्जाम्पल जैसे CH4, इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है, CH4 में तो याद रखेंगे इसको। जिनमें भी समनाभिकीय हैं जैसे H2, N2, O2, Cl2, ये सब कैसे होंगे, इनमें डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, 0। जैसे CO2 में भी 0 होता है, तो ये सारे IR कैसे होंगे, निष्क्रिय, और जिनमें 0 नहीं होगा वो कैसे होंगे, IR सक्रिय। तो इन दोनों को द्विध्रुव आघूर्ण और अनुमत और प्रतिबंधित, अलाउड या फॉरबिडन ट्रांजिशन, जिससे पहला पॉइंट था, उन दोनों को मिला करके ही क्या कहते हैं, चयन नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने का प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करके सर ने क्या बोला उसको लिखिए। हम भी आपको कोशिश करेंगे कि नोट्स PDF में दे सकें। हाथों से बनाए हुए नोट्स हैं, रात भर भाई मेहनत करता हूँ, आपके लिए नोट्स लिखता हूँ अच्छे से अच्छी सिंपल लैंग्वेज में, सीधी बात बता दूँ। ठीक है, तो वास्तव में मेहनत हो रही है, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना कि भाई एक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल है जिस पे ऐसे भी पढ़ाई होती है। कमेंट करना जिससे मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप लोग भी सलाह दे सकते हैं कि सर हम थोड़ा, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कमेंट में, अजय अकेडमी आपको जवाब देगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए भाई। देखो पढ़ना है, और पढ़ने में देखो कष्ट तो होता ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि बिना कष्ट के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। नो पेन नो गेन। जो नहीं पढ़ रहा वो क्यों नहीं पढ़ रहा उसको छोड़ो। BSc तो लाखों लोग करते हैं, लेकिन किस तरीके से करनी है, अजय अकेडमी जैसे केमिस्ट्री को करवा रही है, ऐसे सारे सब्जेक्ट करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आने का समय अभी शायद अजय अकेडमी पे भी आ जाए, और अभी हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, शुभ।